धारा जो आपकी 6B है वो सिर्फ इतनी कहती है, जनरली कह रही है कि आप अगर MP से गौवंश को लेकर जाना चाहते हैं तो आप ना तो खुद ना परिवाहक गौवंश को परिवहन नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप करना चाह रहे हो और आपका प्रयोजन वैलिड है, लीगल प्रयोजन है, कृषि का हो, अब लीगल प्रयोजन क्या है आपका, कृषि का है, डेयरी उद्योग फॉर्म का है, या फिर काय का है आपका पशु मेले का है, सिर्फ ये प्रयोजन है, तो फिर आपको सक्षम अथॉरिटी, मध्य प्रदेश की जो सक्षम अधिकारी हैं उनसे आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। समझ में आ गया? आ गया समझ में ऋषिका? क्यों क्यों नहीं आया? परमिशन की जरूरत है, क्यों है? क्योंकि MP में गौवंश प्रतिषेध अधिनियम लागू है, यानी कि हाँ वैलिड हुआ तो भी ले, देखिए इनवैलिड है तब तो तुम्हें जब्ती ही हो जाएगी, पुलिस पकड़ लेगी तुम्हें। क्लियर? वाहन ट्रक मरक सब जब्त, इनवैलिड तरीके से आप लेके जा रहे हो तो शुरू ही में रोक दिया है, क्लॉज फर्स्ट ही कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो परिवार को, गौवंश को, अगर गौवंश आपका सम्मिलित है तो आप ट्रांसपोर्ट नहीं करोगे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं करोगे। क्लियर? अगर आप MP से होकर गुजर रहे हो तो हमारा MP आपको मना कर रहा है, लेकिन ऊपर आगे कह रहा है कि अगर फिर भी वो लेके जाना चाहता है तो आप लाइसेंस लीजिए, क्योंकि लाइसेंस अगर आप लेते हो तो फिर आप वैलिड काम ही करोगे, क्योंकि लाइसेंस हमने पहले आपको इसके ऊपर वाले क्लॉज में बता दिया कि लाइसेंस तीन ही प्रयोजन के लिए परमिट दिया जाता है। कौन कौन से प्रयोजन? कृषि प्रयोजन, आपका डेयरी प्रयोजन और आपका पशु मेले का प्रयोजन, इन तीनों प्रयोजनों में ही सिर्फ लाइसेंस दिया जाता है, ना तो बीफ के लिए दिया जाता है, ना गौवंश के वध को ले जाने वाले इसके प्रयोजन के लिए दिया जाता है। समझ में आ गया ऋषिका? तो अगर आप MP से होकर आ रहे हो तो आपको कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, MP से होकर निकलने के लिए आपको मना किया गया है, प्रतिषिद्ध किया गया है। लेकिन अगर आप फिर भी लेके जाना चाह रहे हो और आप लेके जाओगे और हमारे MP स्टेट से आपको निकल के जाना है, कहीं और जा रहे हैं, MP में नहीं आ रहे लेकिन MP से होकर गुजरना है आपको, तो आपको हमारी अथॉरिटी से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, मंजूरी लेनी पड़ेगी, अनुज्ञा पत्र लेना पड़ेगा। और जब आप अनुज्ञा पत्र लेते हो तो अनुज्ञा पत्र तुम्हें 3 चीजों पर ही प्रदान किया जाता। समझ में आ गया? और वो 3 प्रयोजन आपके वैध प्रयोजन है, ठीक। मतलब कुल इधर आप चाहें तो लिख भी सकते हो कि अगर कोई व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य को जाना चाहता है और मध्य प्रदेश बीच में पड़ता है तो आपको मध्य प्रदेश सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। चाहो तो अपनी भाषा में लिख सकते हो, नहीं लिखना? ठीक है। इसके बाद धारा 7 कहता है संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, मतलब मजबूत बनाया जाना। संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण कौन करता है? सरकार करती है। गोल करिए, राज्य सरकार ऐसी संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए, मतलब मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी जो गौवंश कल्याण में लगी हुई है। आवश्यक कदम बिल्कुल उठाए जाएंगे, MP सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं, तभी ये एक्ट 2004 में लाया गया। समझ में आ गया? इसके बाद है नेक्स्ट, कहता है प्रभारों का उद्ग्रहण। जैसे प्रभारों का उद्ग्रहण कहाँ बताया गया है? धारा 8 में बताया गया है। संस्था का भार साधक व्यक्ति, गोल करिए, बहुत भयंकर गर्मी लग रही भैया हमें। संस्था का भार साधक व्यक्ति, इस पहले धारा का सेंस लिख लो बगल में, तो तुम लोगों को क्या है ये धारा 1 मिनट में समझ में आ जानी है। लिखो बगल में, प्रभारों का उद्ग्रहण का मतलब होता है जनता शुल्क देगी। किसको शुल्क देगी? उस संस्था को शुल्क देगी जहां वह अपनी गाय बछड़ों को देखभाल के लिए रखती है। जनता ऐसी संस्था को शुल्क देगी जिसको वह अपनी गाय बछड़ों को देखभाल के लिए रखती है। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में हमें ऋषिका भर्ती करे हैं, हम बीमार हैं, अब ऋषिका हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में, ऋषिका तुम भर्ती करे आओगी तो तुम्हें डॉक्टर को शुल्क देना, अब तुम्हारे बस की सेवा नहीं है वही करना, तो हमें 2 महीने के लिए सीधा उधर हॉस्पिटल में लग्जरी रूम में भर्ती कर रहा हो तो तुम्हें हमें शुल्क, तुम्हें डॉक्टर्स को शुल्क देना पड़ेगा कि नहीं? या तुम हमारे लिए कोई वो केयर टेकर लगा दो तो उसको भी शुल्क देनी पड़ेगी कि नहीं?
जैसे तुमने देखा बड़े बड़े जो अमीर वगैरह व्यक्ति होते अपने माता पिता को वे रख नहीं पाते, तो बहुत अच्छे अच्छे ऐसे अनुरुद्धाचार्य के पास जो वृद्धाश्रम है, उसमें कुछ जो बड़े बड़े लोग हैं वे उन अनुरुद्धाचार्य को 2-2 3-3 लाख रुपया दे कि हमारी माता जी की सेवा करत रहो। समझ गए? हाँ, तो ऐसे ही बहुत सारी संस्थाएं हैं। अगर आपको अपनी गाय को वहां पर रखना है देखभाल के लिए, इलाज के लिए, तो फिर तो भर्ती कर रहे ये, तो फिर आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको शुल्क देना पड़ेगा वहां संस्था के भार साधक अधिकारी को। अब आ गया इसका समझ में सेंस? ठीक है, क्या कहता है? संस्था का भार साधक व्यक्ति क्या है? हमें तो अच्छा लगा ये एक्ट सबसे सुंदर। अशक्त, गुल करो, बूढ़े, रोगी, गौवंश की देखभाल के लिए और उनके भरण पोषण के लिए स्वामियों से ऐसे प्रभारों का उद्ग्रहण करेगा। ठीक है, आ गया समझ में बच्चियों और मेरे प्यारे भाई? ठीक। अमित भैया गायब हो गए और जो ना आए वो गायब ही है, और जो आए वो प्रकट है। अपनी कोचिंग में देव और गायब दो हुए वाले 2 पर्सन पाए जाते। तुम्हारे यहाँ को साक्षात साक्षात जीव परजीवी जो हमेशा उपस्थित रहते हैं, और वो हैं कैसे? वे हैं कभू कभू उपस्थित होने वाले जो गायब हो जाते हैं कुछ कुछ क्षणों के लिए अपनी। धारा 7 में है संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, मतलब मजबूत बनाया जाना। सरकार संस्थाओं के कल्याण के लिए, गौवंश की संस्थाओं के कल्याण के लिए कदम उठाएगी आवश्यक। इसके बाद है 9 कहता है शास्ति। अब जितनी तुमने पढ़ ली कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, बद प्रतिषेध ही प्रतिषेध पढ़ा। अब उसका जवाब है धारा 9 में। मोस्ट लगाओ। सीमा समझ में आ रहा है बच्ची? ठीक है, तो धारा 9 कहती है आपको शास्ति। काहे की शास्ति? जो कोई धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, उल्लंघन का प्रयास करेगा। बस ये रीजन है अंजना मॉर्निंग में क्यों नहीं कर पा रहे क्लास। तुम खुद ही हमारी दशा देख रही। उल्लंघन करेगा, प्रयास करेगा, दुष्प्रेरण करेगा, मतलब अगर कोई धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, प्रयत्न करता है, दुष्प्रेरण करता है। धारा 4 आपकी क्या कहती है? धारा 4 आपकी कहती है गौवंश के वध का प्रतिषेध, यानी अगर कोई व्यक्ति गायों का वध करेगा, गायों के वध का प्रयास करेगा, गायों के वध को करवाने के लिए किसी को दुष्प्रेरित करेगा, यानी कि उकसाएगा, तो उसको सजा मिलेगी 1 साल की कम से कम, गोल करो, और अधिकतम 7 साल की सजा, यानी मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 7 ईयर, और जुर्माना आपका होगा 5,000 रुपए का। समझ में आ गया? इसके बाद जो हमारा सेकंड क्लॉज कहता है वो कहता है जो कोई धारा 5, 6, 6A यानी और 6B, अब जितनी धाराएं बची थी 5, 6, 6A, 6B, इन धाराओं में अगर आप कोई कार्य करेंगे, उल्लंघन करेंगे, उल्लंघन का प्रयत्न करेंगे और उल्लंघन को उकसाना यानी दुष्प्रेरण करेंगे, तो सजा मिलेगी कम से कम 6 महीने की और 3 वर्ष की, अधिकतम और 5,000। बाहर लिख लो, मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 3 ईयर और जुर्माना। यानी अगर तुम गौवंश को वध करते हो, गौवंश के वध का प्रयास करते हो, गौवंश को वध करने के लिए किसी को उकसाते हो, तो आपको सजा कितनी है? कम से कम 1 वर्ष की 9 में, और अधिकतम 7 साल की, और 5,000 की शास्ति। ठीक। अगर आप क्या करेंगे? आप गौमांस रखेंगे, गौमांस का परिवहन करेंगे, वध के लिए गौवंश का परिवहन करेंगे, आप गौमांस का निर्यात बिना अनुज्ञा पत्र के करेंगे, या आप क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश से होकर गौवंश को ले जाएंगे लेकिन लाइसेंस नहीं लेंगे, तो फिर तुमको सजा मिलेगी क्लॉज 2 में। कितनी सजा मिले? इतना करेंगे या इनका प्रयास करेंगे या इनका उल्लंघन करेंगे, तो तुमको सजा मिलेगी 3 साल
कम से कम 6 महीने की, अधिकतम कितने वर्ष की ऋषि, 3 वर्ष की, और 5,000 के जुर्माने की। ठीक है। इसके बाद धारा 10 कहती है तुम्हारी अपराधों का संज्ञेय, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन, मोस्ट लगाओ पेपर का क्वेश्चन। गौवंश प्रतिषेध अधिनियम के अधीन जितने भी अपराध होंगे वे कैसे होंगे, संज्ञेय, कॉग्निजेंस। मतलब संज्ञेय का अर्थ क्या होता है, बगल में लिख लो, पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर लेगी तुम्हें। अगर तुम इतनी धाराओं में बीफ लेके निकले, गौवंश को लेके निकले, बिना अनुज्ञा पत्र के निकले, उनको काटने मारने के लिए निकले, मतलब तुम्हारा प्रयोजन वैलिड अगर नहीं है, तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है कुल मिला के, तो तुम्हें बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया जाएगा और तुम्हें जमानत भी नहीं मिलेगी। गोल करो, अजमानतीय है, बगल में लिख लो। अजमानती का मतलब होता है जहाँ पे जमानत आसानी से नहीं मिलती है। ठीक। इसके बाद अपन 11 छोड़ दें अभी फिलहाल में, 11A छोड़ दें फिलहाल में, और 11B छोड़ दें फिलहाल में। 12 देखिए, 12 कहता है पुनर्वास। किसका पुनर्वास, गैया का, गायों का पुनर्वास, गायों का पुनर्वास हुई है का हो। अच्छा, गायों को दईजे प्रति करके तुम अपना पुनर्वास कर लो। ऋषि कह रहे, हाँ गायों, ऑनर का पुनर्वास, वेरी गुड, ऑनर के पुनर्वास होगा। जैसे, हाँ, वह बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी ट्रक जब्त कर लिए और तुम्हारा प्रयोजन गाय वायों का वध करने का नहीं था, अब बाद में पता चला कि तुम सब कुछ तुम्हारा वैलिड ही था, तो फिर तो अब तुम्हें नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, तो सरकार तुम्हें इधर पे प्रति कर देगी फिर पुनर्वास के लिए, क्योंकि चीजें आगे साबित होती हैं और हर चीज प्रूफ पे चलती है, चलती है कि नहीं। जैसे अपन ने हर जगह पढ़ा कि अगर हम तुम्हारे, जैसे वो शक्कर वाले एक्ट में भी पढ़ा था, ईसी एक्ट में, कि तुम्हारी चीजों को हम जब्त कर लेंगे, सड़ने वड़ने वाली होंगी सो उन्हें हम बेच भी देंगे, और बाद में जब पता चलेगा कि तुम्हारा प्रयोजन तो वैलिड था, सो हम तुम्हें फिर सब काट कूट के और तुम्हें तुम्हारा रुपया और प्रतिकर वापस लौटा दें। बीएनएसएस में भी ये चीजें पड़ी कि अगर हम तुम्हारी घर प्रॉपर्टी सबको जब्त कर लेते हैं और तुम आ जाते हो तो तुम्हें तुम्हारी चीजें वापस लौटा दी जाती हैं। ठीक है। तो यही है पुनर्वास। गोल करो, राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात, अंडरलाइन करिए, ऐसे व्यक्ति को गोल करो जो प्रत्यक्षता प्रभावित हुआ है, उसका आर्थिक पुनर्वास के लिए नियम बना देगी। अगर सामने वाला व्यक्ति, देखिए प्रत्यक्षता वो हो, जैसे मान लो कोई फंसाने के लिए अगर ऐसी चाल साजिशें भी कर देते हैं व्यक्ति, अगर तुम्हें फंसाने के लिए, जैसे तुम ले जा रहे पशु मेले के लिए और तुम्हें ऋषिका से दुश्मनी है, ऋषिका को तुमसे, इनने फंसवाने के लिए पुलिस को झूठी सूचना दे दी कि वे बिना अनुज्ञा पत्र के लाइसेंस ले जा रहे, तो तुम्हारे पास नहीं है लाइसेंस, नहीं, लेकिन प्रयोजन तुम्हारा वैलिड है, तो पुलिस ने तो पकड़ लिया, जमानत हो गई, जब्त हो गई, सब कुछ होगा, बाद में पता चले कि ऋषि तो भैया 20 साल से जो ही काम कर रहे, तो फिर तुम्हें, तुम्हारा वास्तविक प्रत्यक्ष तौर पे तुम्हारे साथ लॉस हुआ, तो सरकार तुम्हें उस लॉस की भरपाई करवाएगी। समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, क्या बोलते हैं,